जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर सीखा था, जहां सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग की बात हुई थी। लास्ट में मैं पैरेलल ग्रुपिंग करा रहा था और कुछ पोर्शन उसके छूट गए थे, तो पहले मैं आज उसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे कहूँगा कि एक बार रेडी हो जाएं, अच्छे से नोट्स को बनाएं। राइट, देखिए मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर, एक रजिस्टर का दो एंड होता है तो ढेर सारा रजिस्टर हो, तो सिर्फ दो ही कॉमन पॉइंट हो। सारे रजिस्टर का एक पॉइंट एक जगह और दूसरा रिमेनिंग पॉइंट दूसरे जगह पर फिक्स हो। और पहचान क्या था? पहचान था कि सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। सीरीज ग्रुपिंग में जब हम ग्रुपिंग कर रहे थे रजिस्टर्स का, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर बढ़ रहे थे, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में घट रहे थे। तो दो लाइन बोल सकते हैं। इन सीरीज ग्रुपिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रजिस्टर प्रेजेंट इन द ग्रुपिंग। मतलब कि ढेर सारा रजिस्टर है और उसमें जो सबसे बड़ा रजिस्टर है तो उससे भी बड़ा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जबकि वही पैरेलल ग्रुपिंग में ढेर सारा अगर रजिस्टर है तो जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे कम होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा। ठीक है, अब हमने तो वहाँ पर सब ग्रुपिंग करना सीख लिया था, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का भी हम चर्चा करते हैं। जरा देखेंगे। मैंने यहाँ रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको इसका ज्योमेट्री दिख पाए और सभी को दो टर्मिनल है मेरे पास, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। देखेंगे, इसको हम R1 कह रहे हैं, इसको R2 कह रहे हैं, इसको Rn कह रहे हैं। ढेर सारा बीच में रजिस्टर है, n रजिस्टर है। इसके लेंथ को हम लेते हैं L, इसके भी लेंथ को लेते हैं L, इसके भी लेंथ को लेते हैं L। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को A1, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को A2 और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को AN। इसके रेसिस्टिविटी को ρ1, ρ2 एंड ρn। इसके कंडक्टिविटी को σ1, σ2 एंड σn। इस तरीके से अब हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी निकालना है। प्रीवियस क्लास में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला सीखा था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट प्लस 1/Rn। ये तो याद ही होगा, यही सीखे थे। चलिए, अब क्या है कि मैं इसको रेसिस्टिविटी के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी रो क्यू है। राइट, कुछ इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। और उसी बैटरी से फिर से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसको हम बोल रहे हैं रो क्यू
सिग्मा क्यू। अब इसका भी लेंथ सबका बराबर है तो इसका भी लेंथ वही होगा, पैरेलल में ग्रुपिंग है, लेकिन इसका एरिया अब बढ़ जाएगा। ए इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN। देखेंगे जरा ध्यान से, तो आर इक्विवेलेंट के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बाई रो इक्विवेलेंट, चूँकि आर बराबर फार्मूला आपको पता है रो इंटू एल बाई ए, तो यही वाला मैं कॉन्सेप्ट यूज कर दे रहा हूँ। तो इंटू एल बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN बराबर, इसको क्या लिखेंगे भाई, 1 बाई रो 1 एल बाई A1, 1 बाई रो 2 एल बाई A2 डॉट डॉट प्लस 1 बाई रो n एल बाई AN। थोड़े से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे क्या हमको मिलेगा, देखेंगे तो ये सारा का सारा ऊपर चल जाएगा, A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN बाई रो इक्विवेलेंट L, देखिए सब में प्रेजेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर A1 बाई रो 1 प्लस A2 बाई रो 2 डॉट डॉट प्लस AN बाई रो n। अब हम चाहें तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN बाई क्या हो जाएगा, A1 बाई रो 1 प्लस A2 बाई रो 2 डॉट डॉट प्लस AN बाई, जरा ध्यान से देखेंगे हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी मिल गया। अब फॉर टू रजिस्टर, अगर केवल 2 रजिस्टर होता तो रो इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते, A1 प्लस A2 बाई A1 बाई रो 1 प्लस A2 बाई रो 2, ये मिल चुका है। अब मैं केस लेता हूँ, अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो क्या हमको मिलेगा, A1 प्लस A2 इंटू रो 1 इंटू रो 2 बाई A1 रो 2 प्लस A2 रो 1। अब मैं कहूँ इफ A1 इज इक्वल टू A2 बराबर A, तो बोलो इस रो इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रो 1 इंटू रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, ये दिमाग में रखेंगे। चलो भाई इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी तो निकालना हम लोग सीख गए, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब ये आप लोग लिख लेना, अब इसी में चेंजेज कर रहे हैं, राइट। अब जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 बाई सिग्मा 1, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा नीचे, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका इक्विवेलेंट है तो यहाँ इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट आ जाएगा ऐसे, सिग्मा इक्विवेलेंट, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 2, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा 3। तो अगर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अब हमको मिल जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 सिग्मा 1 प्लस A2 सिग्मा 2 डॉट डॉट प्लस AN सिग्मा n बाई A1 प्लस A2 डॉट डॉट प्लस AN। अगर 2 के लिए हम लोग लिखेंगे तो 2 के लिए लिखेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, अगर 2 के लिए लिखते हैं तो सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर
A1 सिग्मा 1 प्लस A2 सिग्मा 2 बाई A1 प्लस A2, राइट। अब मैं केस लेता हूँ इफ A1 इज इक्वल टू A2 बराबर A, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, राइट। तो इस तरह से हम अब इस पर क्या है कि हम लोग कुछ छोटे छोटे पहले तो प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद बहुत अभी इसमें हमको पढ़ना है। वेल, अपने पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दो रजिस्टर को पैरेलल में ग्रुप किया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 2M एंड 4M रेस्पेक्टिवली, और इधर से 12 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये बाहर निकल गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों रजिस्टर अलग अलग हैं, तो इससे करंट कुछ और गया होगा और इससे करंट कुछ और गया होगा। तो प्रश्न कह रहा है फ्रॉम गिवन सर्किट फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर। 2 ओम और 4 ओम रजिस्टर से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो बाबू ये कौन सा ग्रुपिंग है, पैरेलल, और पैरेलल ग्रुपिंग में किसका डिवीजन होता है, करंट का। चलो सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना और सोल्यूशन का डायग्राम अलग, मैं यहीं पे लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके रेजिस्टेंस को R1 और इसके रेजिस्टेंस को R2, मैं कह रहा हूँ इससे करंट तब कितना जाएगा I1, इससे करंट कितना जाएगा I2, और ये जो दोनों निकलेंगे ये फिर इधर आ जाएंगे। तो कल मैंने क्या बताया था, अगर I1 निकालना है और इस करंट को मैं कहता हूँ I, जो यहाँ से करंट एंटर किया है, तो मैंने कल क्या बताया था, अगर I1 निकालना है तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। अगर I2 निकालना है तो क्या बताया था, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। चलो इसको रख के सोल्व कर लेते हैं। R2 का वैल्यू 4, सो इसका कितना हो जाएगा 6 इंटू 12, बोलो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। उसी तरह से अगर इससे हम निकालना चाहें तो R1 का वैल्यू कितना 2 बाई 8 इंटू 12, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। फिर से देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए मैं अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये कहिए कि 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ताकि आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा करना सीख जाएं, हम लोग अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि अ रजिस्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैविंग रेजिस्टेंस R हैज बीन डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, और उसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जरा आप देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस का मैं फार्मूला लिखता हूँ R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, अगर ये रो और ए को कांस्टेंट रखा जाए तो, ठीक है। अब जरा देखेंगे, ये प्रश्न में मेंशन होना चाहिए कि कैसे डिवाइड किया गया है, एलोंग क्रॉस सेक्शन या एलोंग लेंथ, ठीक है। तो दो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें दो ऑप्शन, चूंकि ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एक बात ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपने, हो सकता है कि अगर रजिस्टर ऐसे हैं, इस तरीके से है, तो आप ऐसे ऐसे डिवाइड करें, तो ये केस, या ये रजिस्टर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से है, तो आप इसको ऐसे ऐसे पतले पतले रजिस्टर में कट कर दें, तो दो केसेस हो सकता है। तो याद रहे कि दो वहाँ पर ऑप्शन होगा, आपको बहुत जल्दी में आंसर नहीं टिक करना है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो चलिए एक पहला वाला मैं केस लेता हूँ, ये वाला, कि इस तरीके से लेटरली कट किया गया है। तो ज़रा बताओ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब L है तो क्या हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर n पार्ट में तो बट गया तो एक क्या हो जाएगा R1 बराबर R2 बराबर R3 डॉट डॉट बराबर RN, और इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब लेंथ इसका कितना हो गया है, लेंथ हो गया L बाई N।
तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/N, राइट। अब कह रहा है कि इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया भाई, तो पैरेलल में n अगर इस तरह के रजिस्टर को कनेक्ट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर मैंने क्या बोला था, R'/N, यही बोला था। और प्रत्येक का रजिस्टर बराबर कितना है, R/N, सो R/N/N, बोलो कितना हो जाएगा, R/N²। ये हुआ हमारा नया रजिस्टेंस। ये कब, जब लेंथ के एलोंग कट किया जाएगा तब। अब जरा देखेंगे, ऐसे कट किया जा रहा है, इस तरीके से ये रजिस्टर है, ऐसे मैं मान रहा हूँ, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट इस तरीके से कट किया जा रहा है एन पार्ट में। तो आपको यहाँ देख, अगर एल कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए। और नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा A/N। इसका मतलब कि ये सारे रजिस्टर के रजिस्टेंस तो बराबर होंगे, डॉट डॉट बराबर RN, लेकिन ये कितना है, R/N। और फिर से इसको पैरेलल में ही कनेक्ट किया जा रहा है, तो फिर तो वही रजिस्टेंस बन जाएगा। तो नया वाला रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले के बराबर। तो याद रहे कि ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, कट कैसे किया और आपने जोड़ा कैसे। हाँ, अब क्या है कि अब इसको इस तरह से कट करके अगर कोई कहता सीरीज में जोड़ दिया गया है तो नया वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, तो नया वाला अगर सीरीज में जोड़ा जाता तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर, तो R'/N, और R' का वैल्यू कितना है, R/N, तो R/N, बोलो कितना हो जाए, R/N², राइट। तो इन सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ लॉ। एक्चुअली कहा जाता है कि इस चैप्टर में अगर किरचॉफ लॉ पर आपको सही तरीके से कमांड है तो कुछ आए या न आए, अगर सर्किट का प्रॉब्लम आता है तो कोई बिना रूल को लगाए सिर्फ इस रूल के हेल्प से हम किसी भी आंसर के पास पहुंच सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम ले, लेकिन ये बेसिक मेथड है। तो इसके अलावे भी फिर ढेर सारे मेथड को आपको सिखाया जाएगा, लेकिन ये फंडामेंटल मेथड है। और किरचॉफ लॉ दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं केसीएल और एक को कहते हैं केवीएल। एक है केसीएल और एक है केवीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ। सर जंक्शन इसमें नाम आ गया है, जंक्शन आखिर क्या है जरा देखेंगे। अगर इस तरह से कोई सर्किट है, ऐसे ये सर्किट है, ये सर्किट है, ठीक है, ऐसे, और इस तरीके से एक और यहाँ पर रजिस्टर लग गया, तो यहाँ पर 3 वायर मिल रहे हैं इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे कि जंक्शन है। ये भी क्या बोलेंगे, जंक्शन है, राइट। जैसे कि आपने ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट देखा है जंक्शन का, जहाँ ढेर दो से ज़्यादा लाइन्स मिल जाए, राइट। तो ये हमारा जंक्शन है। कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई जंक्शन है तो वहाँ पर जो टोटल करंट का अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। मैं पढ़ता हूँ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली चार्ज फ्लो होगा तभी करंट डेवलप होगा। तो कह रहा है कि चार्ज कंजर्व होगा, मतलब जितना किसी पॉइंट पर चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा, लीव करेगा। मतलब जितना करंट किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर एंटर किया उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करेगा। तो इसी को एक प्रॉपर वे में लिखा गया है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of current meeting at a junction is 0 or total current entering at a junction equals to
टोटल करेंट लीविंग द जंक्शन। मतलब अब क्या है कि अगर हम ये कहें कि अगर एक कोई जंक्शन है, जरा देखेंगे इस तरह से, ये जंक्शन है और इस तरह से ढेर सारे पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं ऐसे, तो कुछ करंट तो जा रहा होगा इस तरीके से और कुछ करंट बाहर भी निकल रहा होगा, इस तरह से ढेर सारा है। मैं इसको कह दूं I1, I2, I3, इसको कह दूं I4, I5 एंड IN, राइट। तो कह रहा है कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज 0। इसमें ना एक अजम्पशन मैं ले रहा हूँ, आप किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं और किसी को भी पॉजिटिव। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो टोटल करंट होगा जो जंक्शन पर आएगा उसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ लूँगा, और जो जंक्शन से बाहर निकलेगा, जो जंक्शन को लीव करेगा, उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लेता हूँ, या इसको नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई कसम नहीं है। अगर इनकमिंग करंट को आपने पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव, अगर इसको नेगेटिव लिया तो उसको पॉजिटिव। तो फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ और KCL, फ्रॉम KCL वी कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल आउट करंट एट अ जंक्शन। जैसे जरा देखिए ये सब क्या है, आ रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सब करंट क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 डॉट डॉट डॉट, और सबका सम क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो इनकमिंग करंट को एक जगह रख देंगे, आउटगोइंग करंट को एक जगह रख देंगे, और दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल वैल्यू हो जाएगा। मतलब जितना करंट आया उतना करंट गया। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर। जैसे कोई एक जंक्शन है, इससे 2 एम्पियर का करंट, इससे 4 एम्पियर का करंट, इससे 1 एम्पियर का करंट, इससे भी 1 एम्पियर का करंट। तो इससे कितना आएगा या जाएगा हमको पता नहीं है, तो बोलो इससे करंट आएगा कि जाएगा, ये बताना है हमको। यह है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, यह है 1 एम्पियर और यह है 1 एम्पियर, राइट। मैं कहता हूं कि इससे करंट होगा X, लेकिन करंट आ रहा है कि जा रहा है ये भी मेरे को आइडिया नहीं है। तो कैसे इसको डिस्कस करेंगे जरा देखेंगे। मैं अगर मानूं कि इनकमिंग करंट को साइन पॉजिटिव है तो आउटगोइंग करंट का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसका हमको पता ही नहीं है कि ये इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, लेकिन एक चीज़ जरूर पता है कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज रिमेन 0। तो चलो ये आपको क्या दिख रहा है, जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसको पॉजिटिव में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 2, ये भी जंक्शन की तरफ आ जाएगा 4, ये ज़रा देखेंगे जंक्शन से दूर जा रहा है तो -1, ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है तो -1। इसके बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं, इज इक्वल टू 0। एक किससे हुआ है, फ्रॉम KCL, फ्रॉम KCL। तो ज़रा देखेंगे ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इससे करंट बाहर निकलेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 एम्पियर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। हमने नेगेटिव किसको लिया था, आउटगोइंग, इनकमिंग को नहीं लिया था। अब चलिए इसका दूसरा लॉ देखते हैं। देखेंगे अब हमारे पास किरचॉफ सेकेंड लॉ है, इसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको बोलते हैं KVL। ये इसका स्टेटमेंट है,
the algebraic sum of all potential differences along a closed loop is 0 implies that the algebraic sum I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और किसी सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं क्लोज लूप में, उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के। लेकिन कैसे 0 के बराबर होता होगा, इसके लिए हम कुछ अजम्पशन लेंगे। और ये अजम्पशन लेते समय एक बात ध्यान में रखना कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक्स अपने अपने तरीके से अजम्पशन लेते हैं और सब लोग अपने हिसाब से सही है। तो जैसे मैंने कोई अजम्पशन बताया और दूसरा कोई दूसरा अजम्पशन बता रहा है, तो ये आप नहीं कहेंगे कि सर का स्टेटमेंट गलत है, उनका भी सही है और मेरा भी सही है, उनके द्वारा भी आंसर आएगा और मेरे द्वारा भी आएगा, ठीक है। तो इससे कन्फ्लिक्ट नहीं होना है। जरा देखेंगे, मैं जैसे हमारे पास एक लूप है, ये एक सर्किट है और सर्किट में यहाँ बैटरी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी सर्किटल एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे या तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और जहाँ से हम लोग मूव करेंगे फिर वहीं पर आ जाएंगे। तो ये मैं जम्पशन ले रहा हूँ कि इन क्लोज लूप वी कैन मूव इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये फ्री है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं कि एंटी, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेकेंड अजम्पशन है, इफ वी आर मूविंग इन अ क्लोज लूप एंड पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, अगर किसी क्लोज में लूप में जा रहे हैं और कोई सर्किटल एलिमेंट मिल रहा है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। If we are moving in a closed loop and potential is increasing, then potential difference is taken with positive sign. और तीसरा assumption है, if we are moving in closed loop and then potential decreases, then potential difference is taken with negative sign, right? जैसे आपके पास देखिए एक ये लूप है और ये लूप है, अगर तो हम इसमें इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। तो कहता है KVL, जरा देख लें पहले इसका मतलब क्या है। बॉक्सेस में कंटेन रजिस्टर और बैटरी और एनी सर्किटल एलिमेंट, वो सर्किटल एलिमेंट नॉन लीनियर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये किसी के लिए वैलिड होगा। सर्किटल एलिमेंट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरी, ये जितने भी हैं कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखेंगे हम मूव करना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूं कि फ्रॉम KVL, कहाँ लिखें, चलो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम KVL, ठीक है। ये KVL से मैं लिख रहा हूं इन क्लोज्ड लूप ABCDA। देखो जहां से मैं चला था फिर वहीं आ गया, मतलब ये लूप कैसा है? क्लोज्ड लूप। अब कैसे आप घूमना चाहते हैं बोलिए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, आप ही बता दीजिए। अच्छा चलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूं ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज चलो मूव किया ऐसे। चलो मैं यहां से मूव करना चालू करता हूं, ठीक। अब यहां से मैं मूव करना चालू करता हूं, यहां तो वायर है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आया एक सर्किटल एलिमेंट मिला, पहले था पॉजिटिव बाद में हो गया नेगेटिव, इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या है? घटा है। तो ये KVL कहता है कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो चलो एक मिला, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव, तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या लेंगे? -V3। फिर मैं यहाँ आया, फिर ऐसे मैं जा रहा हूँ, मैं चूँकि एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे गया, तो पहले मिला नेगेटिव बाद में मिला पॉजिटिव, इसका मतलब कि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो क्या लेंगे? V2। फिर मैं इधर से आया ऐसे, और जब ऐसे आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि पहले है नेगेटिव और बाद में है पॉजिटिव, अभी भी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लेंगे? -V1। फिर इधर से आया ऐसे, फिर क्या देख रहा हूँ? पहले है नेगेटिव और बाद में है पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लेंगे?
ये इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज किया, V1 पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, तो इंक्रीज किया तो क्या लेंगे पॉजिटिव। फिर यहाँ आया पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, इंक्रीज किया तो क्या लेंगे पॉजिटिव। इसका सम किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है केवीएल का। यहाँ पर हमने कितना दिखाया 4 सर्किटल एलिमेंट, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 ही होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस पर बेस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। देखेंगे अपने पास एक क्वेश्चन है, सर्किटल डायग्राम दिया हुआ है और सर्किट डायग्राम में 2 चीज़ देखने को मिला है, एक रजिस्टर है और एक बैटरी है, ठीक है। और एक रजिस्टर है एक बैटरी है और इस तरह से एक क्लोज लूप आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट है, बैटरी लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, तो करंट फ्लो होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, निकालें। फ्रॉम गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। देखिए अगर हमको करंट निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लूप कितना है। तो सिर्फ एक ही लूप है, ज़रा देखेंगे। सर ये लूप कैसे काउंट करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन में मैं लूप काउंट करना भी सिखाऊंगा कि कितना लूप पॉसिबल हो सकता है। अभी तो इसमें एक लूप दिख रहा है। तो इसमें से कैसे इसको बनाना, देखो किसी एक बैटरी से आप एक करंट निकालो। चलो मैं इस बैटरी से करंट निकाल रहा हूँ। कोशिश ये रहे कि हम जब पहली बार अजम्पशन लेते हैं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालें। चलो मैंने आई करंट निकाला, तो देखो ये जाएगा यहाँ पर गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रास्ते हैं, ये जो करंट चल के आ रहा है इधर से ही आएगा, ऐसे हो गया। अब ज़रा देखो रजिस्टर के जिस टर्मिनल में करंट एंटर करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जिससे निकलता है उसको नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फिर इसमें भी कितना करंट पास किया आई, फिर इधर आया और फिर ये इधर, ये तो बैटरी है, ये तो खुद अपना ऑपरेट कर रहा है, फिर इधर आए तो एक इससे भी तो करंट जो यहाँ से चला वाई पास होकर इधर जाएगा और यहाँ पर आया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। फिर ऐसे हमारा इसमें भी कौन सा करंट पास होगा आई, फिर इधर आया पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसमें भी करंट कौन सा पास होगा आई, और फिर ये इस तरह से मूव करते हुए इसमें करंट आई आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। याद रहे कि किसी बैटरी के टर्मिनल से जितना करंट निकला है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही आएगा, राइट। अगर यहाँ पर कोई जंक्शन होता तो करंट का डिवीजन होता, लेकिन कहीं कोई जंक्शन तो मिला नहीं, जो करंट यहाँ से मिला घूमकर चला गया। हमने एक चीज़ देखा कि ये सारे के सारे जो रजिस्टर कनेक्टेड है सब सीरीज में है और सब सीरीज में है, जिसके वजह से सभी रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हुआ है, राइट। तो जब सभी रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हुआ है तो हमने दिखा दिया। अब हम इसको एक लूप मानते हैं, ए बी सी डी। तो बताइए कि इस लूप में हम केवीएल लगाना चाहते हैं क्लोज लूप में, तो कैसे आप लोग मूव करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मूव करते हैं, चूंकि पहली बार हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था। चलो क्लॉकवाइज मूव कर जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अप्लाई केवीएल इन क्लोज लूप। यहां से घूमना चालू करें, चलो यहां से घूमना चालू करते हैं, सी डी ए बी सी, जहां से आप घूमना चालू करें। सी से स्टार्ट हुआ, सी पर जाएगा, मतलब कि यहां से घूमते हुए फिर से हमको यहीं पर आना है और जितना भी सर्किटल एलिमेंट मिले उसके पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है, सम करना है, वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। चलो भाई यहाँ से मैं घूमना चालू किया, एक क्या मिला सर्किटल एलिमेंट जो रजिस्टर है, ये पहले प्लस है और बाद में माइनस, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। अब ज़रा ध्यान से सोचो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो ओम्स लॉ से निकालेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ। मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम ओम्स लॉ से निकालेंगे डेल्टा V बराबर होता है I इंटू आर। तो ज़रा बताओ कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यह है प्लस और यह है माइनस, तो क्या होगा? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? माइनस I इंटू 1 ओम। फिर मैं इधर आया, देखो ये डाटा में छूट गया है, ये मैं देख लेता हूँ, ये 20 वोल्ट का है, ये छूटा हुआ है। फिर अब गया तो कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा। यह मिल गया एक बैटरी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले है नेगेटिव टर्मिनल और बाद में है पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। कितना? +20। फिर इधर हम आए, कुछ भी नहीं मिला, एक रजिस्टर मिला। पहले क्या मिला? पॉजिटिव, बाद में क्या मिला? नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? नेगेटिव। कितना? 4 इंटू आई इंटू 4 मैं लिख देता हूँ। फिर मैं इधर आया तो एक बैटरी मिल गया हमको, पहले पॉजिटिव टर्मिनल और बाद में नेगेटिव। इसका मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। कितना? -10। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा तो एक हमको और क्या मिला? रजिस्टर में करंट एंटर किया, प्लस एंड ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। करंट कितना जा रहा? I, तो बोलो क्या लिखेंगे? -I इंटू 3। फिर यहाँ आए तो एक क्या मिला हमको? बैटरी। और बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल है और बाद में पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। ये कितना वोल्ट का है? 30 वोल्ट। तो +30 वोल्ट। देखो हमने इसको क्या लिया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल बाद में पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। फिर यहाँ है तो कोई सर्किटरी एलिमेंट नहीं, कोई नहीं पोटेंशियल, हाँ फिर से मिल गया एक, पहले प्लस और बाद में। सर प्लस माइनस कैसे कर रहे हैं? जिस एंड पर करंट एंटर करेगा उसको पॉजिटिव, जहाँ से निकलेगा उसको नेगेटिव, ऐसा हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा? -I इंटू 2। फिर यहाँ आए तो फिर क्या मिला? एक बैटरी, पहले पॉजिटिव टर्मिनल और बाद में नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज घट रहा है, तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम यहाँ C पर पहुँच गए, अब कोई सर्किटरी एलिमेंट नहीं है, सर्किट कंप्लीट हो गया है, क्लोज लूप में हम घूम चुके हैं। तो फ्रॉम KVL टोटल का सम क्या हो जाएगा? 0। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? -I, -4I, -3I, तो -I, -5I, -8I एंड -10I। इसको देख लेते हैं। 20 प्लस -10, ये हो जाएगा 10, 10 और 30 10, 40। 40 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। 25 = 0। अब जरा देखेंगे तो 10I = कितना हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा 25। सो I = कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। लो जी, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी जैसे हमने करंट को अपने मन से घुमा दिया और ये I का वैल्यू आ गया नेगेटिव, राइट? अगर I का वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो हम ये कहते कि जो मेरा अजम्पशन था वो था गलत, करंट बल्कि इस डायरेक्शन में नहीं निकला है, बल्कि करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव किया है। सर्किट में करंट कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हम कैसे मूव किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हमने मूव भी कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, राइट? ऐसा कोई अगर हमने सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया और हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वो हमारा अजम्पशन डिपेंड करता है। हाँ, सोल्व करने के बाद अगर I का साइन नेगेटिव आ जाता तो हम कहते कि भाई हमारा अजम्पशन गलत है,
हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए, हमें जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना चाहिए, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो केसीएल पर बेस्ड है और इस तरह से दिया हुआ है और कह रहा है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालें, फ्रॉम गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, और बाकी ये सर्किट दिया हुआ है, हम लगाएंगे केसीएल। देखिए क्या है कि हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा फाइनल सॉल्यूशन बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगा। चलो मैंने ऐसे मानता है कि इधर करंट गया है I1। देखो ये क्वेश्चन का डायग्राम है, पहले इसको बना लेना और फिर सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाना, राइट। अब सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन का डायग्राम बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इधर करंट गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3, इधर गया I4, राइट। तो फ्रॉम केसीएल हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम केसीएल अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट। देखो सब इस जंक्शन से दूर जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -I1 -I2 -I3 -I4 इज इक्वल टू 0। अगर चूंकि हम प्लस भी ले सकते हैं, चूंकि अगर हम मान लें कि इस जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को पॉजिटिव और जंक्शन के तरफ आने वाले करंट को नेगेटिव तो ले सकते हैं, और जंक्शन में किसी को आप ले सकते हैं। अब इन ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I। इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव ले सकते हैं। हाँ, एक ही न्यूमेरिकल में अगर जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को पॉजिटिव लिया तो सभी में अब पॉजिटिव लेना पड़ेगा, राइट। अब जरा देखेंगे I1 निकालना है ये, तो क्या लिखेंगे, इस दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाई R, क्योंकि I बराबर क्या होता है भाई, I बराबर होता है डेल्टा V बाई R, राइट। चलो यहाँ से या इसके पोटेंशियल को मैं मानता हूँ, लेट पोटेंशियल ऑफ A इज X। तो चलो यहाँ से X है तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे X, फिर क्या मिला, ये मिला हमको ये वाला वैल्यू। इसका भी पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिसिंग है, 20 वोल्ट है, जरा देखेंगे। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का हमको लिखना है, तो बोलो कैसा साइन लेंगे, पहले ये क्या है पॉजिटिव, बाद में क्या हुआ है नेगेटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे -15, और यहाँ तो क्या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब ज़रा देखेंगे ध्यान से, ये मैंने लिखा इधर x, इधर -15, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो पता ही नहीं चला है नेगेटिव है कि पॉजिटिव, राइट। तो इसको, इसके लिए तो हमको डील करना पड़ेगा। देखेंगे तो यहाँ पर मैंने माना x, राइट, उसके बाद प्लस और माइनस, तो क्या लिखेंगे -15, फिर यहाँ पर 20 है, ये प्लस दिख रहा है तो अब वैसे कहीं माइनस रहा होगा, तो क्या हो जाएगा -20 बाई, अब टोटल आपको मिल गया पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम बाई क्या हो जाएगा, रजिस्टर कितना है ये 2 ओम का, फिर प्लस आते हैं I2 निकालना है, I2 यहाँ है, बोलिए यहाँ पर क्या मैंने माना है x, ये क्या हो जाएगा -20, फिर हम इधर आए तो हमको क्या मिला 10 प्लस है, फिर इसका मतलब आगे क्या होगा माइनस, तो हम इसको क्या लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, -10 बाई कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस I3, हमने यहाँ पर क्या लिया है x, चूँकि x यहीं से तो हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कोई भी बैटरी नहीं मिला, यहाँ पर मिला ये नेगेटिव है, तो बाद में क्या हुआ होगा पॉजिटिव, तो राइज कर रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30 बाई कितना हो जाएगा 1, अब प्लस I4, ज़रा देखेंगे यहाँ ध्यान से, इधर x है,
ये आपका नेगेटिव है -5 प्लस ये क्या है आपका नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस था उसके बाद माइनस हुआ तो नेगेटिव लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कहीं बाहर पॉजिटिव रहा होगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे +50 बाई क्या, कितना रेजिस्टेंस है 2 इज इक्वल टू वाट 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब x का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें एक्चुअल करंट का डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल हाई है कि यहाँ का पोटेंशियल हाई है। करंट चूंकि फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे घर पर। एक इस तरह का मैं और क्वेश्चन करता हूँ, देखेंगे ये भी प्रॉब्लम केसीएल पर बेस्ड है और कह रहा है कि जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे, एक एस स्विच है यहाँ पर, पढ़ता हूँ, एज द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर करंट पासिंग थ्रू इट इज, 4 ऑप्शन दिया है 4.5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 0, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमको बनाना है तो सबसे पहले तो हमको यहाँ का पोटेंशियल पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन का डायग्राम था, अब मैं सॉल्यूशन का डायग्राम लिख रहा हूँ, तो याद रहे कि आपके कॉपी में 2 डायग्राम होगा, क्वेश्चन का अलग और सॉल्यूशन का अलग। मैं मानता हूँ कि इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी है, मैंने माना लेट क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे तो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब कह रहा है कि जब इसको क्लोज करेंगे तो इस सर्किट, इस स्विच से इस कितना करंट पास होगा, ये मतलब मेरे से किसका वैल्यू पूछ रहा है I2 का, राइट। तो फ्रॉम केसीएल हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल करेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करेंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। मैंने क्या लिया था इनकमिंग करंट को पॉजिटिव, तो I प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने केसीएल से लिख दिया। अब I का वैल्यू निकालना है, चलो ये वाला करंट कैसे हमने माना है जरा देखेंगे ध्यान से, इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, राइट। इसका चूंकि डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट ऐसे जाएगा बोल रहा है, ठीक है। ये नहीं भी दे सकता था तो हमको डायरेक्शन भी निकालना पड़ता, तो भी हम निकाल लेते, हालांकि ये दिया हुआ है। तो चलो करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो करंट कैसे मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब कि करंट ऐसे जा रहा है, तो जो हमने अज्यूम किया है ये लो पोटेंशियल है, जो दिया हुआ है वो हाई पोटेंशियल है, तो क्या लिखेंगे 20 - V/2। यहाँ भी जो हमने अज्यूम किया है ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है लो पोटेंशियल है, तो +5 - V/4। उसके बाद अब जा रहा देखो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे बाबू V-। देखो ये अर्थिंग का सिंबल है, ये सिंबल अर्थिंग का है, मतलब इसकी पोटेंशियल जिसका अर्थिंग होता है क्या होता है 0, तो V-0 बाई कितना, ये रजिस्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रजिस्टर दिया हुआ है ये 2 ओम का है, मिसिंग है ये 2 ओम है, इसको लिख लेंगे आप लोग क्वेश्चन में कि ये भी रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, मैं लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा भाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा V का वैल्यू, और जब V मिल जाएगा तो करंट भी मिल जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 - V/2, फिर ये हो जाएगा 5/4 - V/4, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, जरा देखेंगे यहाँ पर साइन क्या है माइनस, क्योंकि ये करंट बाहर जा रहा था इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ लिए हैं,
तो ये भी क्या हो जाएगा -v/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कांस्टेंट को इधर ही रखते हैं, ये हो जाएगा 10, ये प्लस है 5/4 माइनस v/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू v/2 प्लस v/2 प्लस v/4। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 45/4 और इधर कितना हो जाएगा भाई, ये v प्लस v/4। तो ज़रा देखेंगे 45/4 इज इक्वल टू 5v/4, राइट। 4 से 4 गया, सो v बराबर हमको क्या मिल जाएगा 9 वोल्ट। लो जी, पहला तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था किसका पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। चूंकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोल दिया था कि आप कैलकुलेशन खुद करें, और इसमें मैंने कैलकुलेशन कर दिया, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना था, यहीं तक था वो। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक स्टेप अब आगे गए हैं। अब कह रहा है कि इस स्विच से कितना करंट जाएगा, इससे भी पूछ सकता है, इससे भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे से स्विच से पूछ रहा था। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ करंट निकालना है, क्या निकालना I2, तो बोलो क्या लिखेंगे डेल्टा V/R। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, ये कितना है आपका 9, इधर कितना है 0, बाई कितना 2 ओम, बोलो कितना हो जाएगा 4.5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी, ए। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में पहले तो KVL पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे 3-4, एंड देन हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ढेर सारा मेथड है और अभी 3-4 क्लास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर चलेगा। उसके बाद हम लोग सेल्स पढ़ेंगे और अभी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग सीरियस हो जाइए, एक एक चीज़ सीखिए, सीखने का कोशिश करिए। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। प्लस आपने कैपेसिटर में क्वेश्चन अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि उसका भी क्वेश्चन होने लगेगा। थैंक यू।